प्रयाग जोशी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू सी मी क्लियरली? आप चैट ऑप्शन दे रखा है नीचे, उसका यूज कर लीजिए। यूज द चैट ऑप्शन, से यस और नो। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी? प्रयाग, यूज द चैट ऑप्शन। चैट ऑप्शन दे रखा है वहां पे, आप चैट ऑप्शन यूज करके बता दीजिए यस और नो, लिख दीजिए इसके ऊपर। ओके, सो Prayag, I had already completed the first two chapters, and today I am starting a new chapter, that is the an empire across three continents. That is chapter number 3. So an empire. You are from class 10, but I am taking class 11th history beta. I am not taking class 10. आपने का 10th में अब प्रमोट होकर के आए हैं या 10th के एग्जाम्स दे दिए हैं आपने? यू आर इन 11, अब आप 11th में आएंगे। आप क्या अब 11th में आएंगे? नाइन्थ से 10th में है बेटा। आई एम टेकिंग ईयर 11th हिस्ट्री क्लास। आई एम टेकिंग ईयर 11th हिस्ट्री, नॉट क्लास 10th। आपने गलत लिंक प्रेस कर दिया है, सो यू ज्वाइन योर क्लास 10। ओके, क्लियर? हाँ, यू कैन, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो कॉल है, आप उसके ऊपर मेरा ग्रुप में नंबर मिल जाएगा। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, जो भी आपको पूछना है मैं कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा मेरे नंबर पे। गॉट इट? ओके, I have to continue now class 11 with class 11. Okay, Prayag, it's all right. Empires. Over the two millennia that followed the establishment of empires in Mesopotamia, various attempts at empire building took place across the region and in the area to the west and east. Now we are starting with the empires, and we will see. I had started the chapter 3rd, and we will see how the empires came to exist. Over the 2 millennium, the establishment of empires in Mesopotamia. आज से अगर अपन देखते 2 मिलियन साल, अब अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो एम्पायर्स का एस्टेब्लिशमेंट वो मेसोपोटामिया के अंदर शुरू हुआ। वेरियस अटेम्प्ट्स एट एम्पायर बिल्डिंग टुक प्लेस अक्रॉस द रीजन एंड इन द एरिया टू द वेस्ट एंड ईस्ट, और कई अटेम्प्ट्स किए गए एम्पायर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, एम्पायर्स को बनाने के लिए, और ये कई बिल्डिंग्स बनी, एम्पायर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी इन एम्पायर्स के अंदर, जैसे बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, ये सारे बनने शुरू हुए इन एम्पायर्स के अंदर अक्रॉस द रीजन इन द एरिया फ्रॉम द वेस्ट टू द वेस्ट एंड टू द ईस्ट, यानी कि वेस्ट में भी और ईस्ट में। बाय द 16th century BCE, Iranians had established control over major parts of the Assyrian Empire. और 16th century BCE तक जो इरानियंस थे, उन्होंने असीरियन के मेजर पार्ट्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया या उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। नेटवर्क ऑफ ट्रेड डेवलप्ड ओवरलैंड एज वेल एज अलोंग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है
उसके उससे क्या ट्रेड और डेवलपमेंट बड़ा इंक्रीज हुआ। ट्रेड और डेवलपमेंट उसी रास्ते से होता था, थ्रू मेडिटेरेनियन सी। इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ग्रीक सिटीज एंड देयर कॉलोनीज बेनिफिटेड। और मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्ट में थे, ईस्ट साइड जो है मेडिटेरेनियन सी की, वहां से ज्यादा बेनिफिट्स किसको मिला? ग्रीक्स को मिला, ठीक है, और ग्रीक सिटीज को मिला। From improvement in trade that were the result of these changes of the Black Sea in Greece, for the most part, city-states such as Athens and Sparta were the focus of civic life. और जब वो इससे बेनिफिटेड हुए तो ग्रीस के अंदर जो सबसे फोकस्ड सिटीज जो थी, जो दो फेमस सिटीज आज भी हैं और उस समय भी थी, एक तो एथेंस और दूसरी स्पार्टा। From among the Greek states in the late 4th century, the ruler of the kingdom of Macedon, Alexander, undertook a series of military campaigns and conquered parts of North Africa. Now, अब अगर अपन इधर से देखना शुरू करते हैं तो यहाँ से जब अलेक्जेंडर जो कि ग्रीक रूलर था, उसने जब अपना मिशन स्टार्ट किया तो उसने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ता लड़ता वो उसने बहुत ज़्यादा नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट भी कॉन्कर कर लिया, वेस्ट एशिया का कर लिया एंड ईरान का कर लिया, रीचिंग अप टू द बीस, और बीस नदी तक वो पहुंच गया। बीस नदी जो अपने राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर है, बीस नदी तक वो पहुंच गया। हियर हिज सोल्जर रिफ्यूज टू प्रोसीड फर्दर ईस्ट, एलेक्जेंडर्स ट्रूप्स रिट्रीट थ्रू मैनी ग्रीक स्टेट। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब बीस तक आने के बाद एलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया कि अब हम और आगे नहीं जाएंगे। तो वो यहीं से कॉन्कर करने के बाद, 20 तक आने के बाद, कॉन्कर करने के बाद वो यहाँ से वापस लौट गया और कई ग्रीक्स जो थे वो यहाँ पे ही इस एरिया के अंदर रुक गए। सो अब आप देखिए कि जो अलेक्जेंडर जो द ग्रेट था, उसने कितना बड़ा ग्रीक से होता हुआ वो नॉर्थ अफ्रीका गया और नॉर्थ अफ्रीका से वो ईरान, इराक होता हुआ इंडिया तक पहुंच गया। तो उसने कितना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। Throughout the area under Alexander control, ideals and cultural traditions were shared among the Greeks and the local population. और जितना भी एरिया अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया था, उसके अंदर जो रहने वाले लोग थे वो और ग्रीक्स दोनों ही आपस के अंदर मिलकर के क्या करते थे? कल्चर्स को शेयर करते थे। यानी कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती थी और जो ग्रीक कल्चर होती थी, दोनों ही लोकल पॉपुलेशन भी अपनी कल्चर शेयर कर सकती थी और ग्रीक्स भी अपनी कल्चर शेयर कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि राजा ने मना कर दिया कि जहाँ पे मैंने कंट्रोल किया है, जो मेरे अंडर के अंदर है एरिया, वहाँ पे कोई भी लोकल कल्चर नहीं होगी। The region on the whole became Hellenized. The Greek were called Hellenes, and Greek became a well-known language throughout. और जब इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, तो ये बट नोन हो है या बट नेचुरल है कि जो ग्रीक लैंग्वेज है वो सब जगह जानी जाने लगी। सो ये एक अपने को एक एम्पायर का बताया गया है कि कैसे एम्पायर्स इस्टेब्लिश होते हैं। सिमिलरली जो दूसरे हैं, अब जैसे रोम है, अब ग्रीस और इटली दोनों अलग अलग कंट्री। अब रोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, रोमन एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ, जो अभी अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो इतना बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर कि उसने 3 कॉन्टिनेंट्स उसके अंदर आते थे। मतलब एक एम्पायर इतना बड़ा था रोमन एम्पायर कि उसके अंदर 3 कॉन्टिनेंट्स, मीन्स यूरोप, इटली यूरोप में ही है, देन एशिया और अफ्रीका। इतना बड़ा रोमन एम्पायर था। और फिर
ग्रीस के बाद जो दूसरी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाने लगी इतने बड़े एम्पायर के अंदर जानी जाने लगी, वो थी लैटिन। लैटिन क्या है? स्पोकन इन रोम। लैटिन जो भाषा है वो रोम के अंदर बोली जाती है। So there were changes also in the political structure of the empire from the late first century BC, और political changes भी आए late first century BCE से। और वो changes क्या है? And it was subsequently Christianized after the emperor Constantine became a Christian in the 4th century CE। और क्या changes आए? Christianized, लोग क्रिश्चियंस होना शुरू हुआ, लोगों का क्रिश्चियन बनना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो एम्परर था 4th सेंचुरी BCE का कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटाइन, वो क्या बन गया? क्रिश्चियन बन गया। तो वहां से सारे जितने भी उसके राज्य थे, जितना भी उसका एम्पायर था, वहां की जितनी भी पॉपुलेशन थी, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया। To make government easy, the Roman Empire was divided into eastern and western halves in the 4th century CE। और गवर्नमेंट का काम इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, जो इटली थी, उन्होंने, या रोमन एम्पायर था, उन्होंने क्या किया? इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, दैट इज वेस्टर्न हाफ एंड ईस्टर्न हाफ, ताकि क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क क्या है, स्मूथली रन कर सके। But in the west there was a breakdown of the arrangements and existed between Rome and the tribes in frontier areas। But west के अंदर क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो ट्राइब्स थी, दोनों के बीच में क्या हो गया? एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किसको लेकर के? फ्रंटियर एरियाज को लेकर के। फ्रंटियर एरियाज को लेकर के मींस बॉर्डर को लेकर के, कि ये इतना इतना एरिया हमारा है, ये इतना इतना एरिया हमारा है, ये इतना इतना एरिया हमारा, उसको लेकर के क्या है, जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स थी और जो वहाँ के एम्पायर था और या एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बीच में क्या होने लग गया? एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। और ये बाद में क्या हुआ? मिलिट्री बुलाई गई, सेटलमेंट्स किए गए, ये सारी चीजें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, देखा अपन ने दो बड़े एम्पायर देखे। एक तो ग्रीस का मैंने आपको एक बड़ा एम्पायर दिखाया जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम के अंदर था, और दूसरा जो बड़ा एम्पायर है, वो बड़ा एम्पायर किसका था? रोमन एम्पायर, जिसका कि अभी अपन पढ़ेंगे अबाउट द रोमन एम्पायर। नाउ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एम्पायर्स? मेरे ख्याल से आप एम्पायर्स के बारे में समझ चुके होंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? Clear to you? Okay. Now we will move on to the timeline। थोड़ी सी टाइमलाइन देखते हैं। That is 100 to 50 BC के अंदर अफ्रीका के अंदर बनानास इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू ईस्ट अफ्रीका थ्रू सी रूट्स। बनानास मीन्स केले। Then in 50 to 1 BCE क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, वो थी क्लियोपैट्रा जो कि एक बहुत फेमस क्वीन थी, क्वीन, शी वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट फ्रॉम 51 to 30 BCE। Then 100 to 150 Hero of Alexandria makes a machine that runs on string। अब 100 और 150 BC से एक एलेक्जेंड्रिया नाम का व्यक्ति था जो कि एक तरह से हीरो हो गया था। उसने एक मशीन बनाई जो कि स्टीम पे रन करती थी। 300 to 350 Christianity introduced in Axum, that is Constantine becomes an emperor, establish a city of Constantinople।
And then 400 to 450 BC, Roman Empire divided into eastern and western half, जैसा भी मैंने आपको बताया. 450 to 500, conversion of Clovis, Gaul, France to Christianity in 496 BC. 500 to 550, Saint Benedict established a monastery in Italy. Saint Augustine introduced Christianity in England in 1596. Gregory the Great, 1590, lays the foundation of the power of the Roman Catholic Church. Then in 600 to 650, immigration of some Muslims to Abyssinia. 650 to 700, Muslim Arabs signed treaty with Nubia south of Egypt. 800 to 850, rise of kingdom in Ghana. Charlemagne, king of the Franks, crowned Holy Roman Emperor in 800. So these are some of the timelines which we will study before starting the chapter. आप भी एक बार घर पे क्लास ओवर होने के बाद ये टाइमलाइंस पढ़ लीजिएगा और एक बार एम्पायर्स के बारे में और थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा, ताकि अपन जब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करें तो उसमें अपने को थोड़ी प्रॉब्लम्स कम आए, क्योंकि ऐसा होगा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर क्या है, अपने को क्या आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम आएंगी. क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया ना? ओके, सी यू ऑन मंडे एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर. आप इसका पढ़ लेना और कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा. और गॉट इट?